अच्छा, मैं आप लोगों को पहले, हाँ अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि हाउ आई एम प्लानिंग टू प्रिपेयर योर P1. बच्चों, इंक्लूडिंग टुडे वी हैव 22 days. um, if I'm not wrong, let me see, today is what, 16th? तो 15 दिन ये हैं, 20 के करीब डेज हैं, ठीक है ना? तो लेट्स से 3 सालों के पेपर्स जो हैं मैं आप लोगों को करवा सकता हूँ इन दीज क्लासेस इंशाल्लाह, ठीक है? सो 21, 20, 19 ये आप मेरे जिम्मे छोड़ दें। 18 और 19 बच्चों आप लोग खुद करना शुरू कर दो। सो एवरीबडी क्लियर ऑन दैट? 21, 20 एंड 19 के सब वेरिएंट्स मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, सबके वीडियोस लगा दूंगा। वैसे तो इससे ही आपका 600 प्लस का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। 2 साल के आप कर लो, 1000 प्लस जब क्वेश्चन बैंक हो जाता है तो बच्चा आराम से 27-28 ठीक करता है। सो दैट इज माय रिक्वेस्ट हियर। एवरीवन क्लियर ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर P1 नाउ? Yes, sir. चलें, लेट्स मेक अ स्टार्ट। सो एज प्रॉमिस्ड आई एम गोना स्टार्ट विद 21 और उसके अंदर मैं मार्च की सीरीज को, सबसे पहले मार्च, फिर जून और फिर नवंबर, ऐसे चलूंगा। तो मार्च का पेपर मैंने डाउनलोड तो करके रखा था कहीं, मार्च 12 ये पड़ा हुआ, इस समर है ये, मार्च 12 ये पड़ा है, राइट जी। सो लेट्स मेक अ स्टार्ट। इट्स गोना बी लेस इंटरैक्टिव। अच्छा, पहले मैंने खोला हुआ था, सॉरी। लेस इंटरैक्टिव बिकॉज आई वांट टू कवर द होल पेपर इन दिस टाइम पीरियड, और अगर कुछ उसके बाद क्वेश्चंस हैं, स्टॉप मी इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग। सो ये आप लोगों के अपने ऊपर है, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये पेपर आप लोगों ने शायद किया भी हुआ है कुछ पार्ट इसका। लेट्स सी जी। An American family is choosing between 4 holiday destinations in Europe, each of the same at the same price. Table shows the family's order of preference for these holiday destinations. They will prefer to go to Barcelona number 1, London 3 पे है, Paris 2nd पे है, Venice 3rd पे है. If the family goes to Barcelona, जो उनकी top choice थी, what is the opportunity cost? So opportunity cost is the next best alternative for gone, या in some definitions second best alternative for gone. तो simply Paris number 2. Yes, C part is your correct answer. किसी बात कोई बच्चे को मसला हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चन है। I guess not. Let's move on. PPCG. The diagram shows two production possibility curves for an economy. नीचे वाला एक है, ऊपर वाला है. Which combination of movements correctly illustrates these changes in production? अब क्या मूवमेंट्स हैं जी? पहली वो कह रहा है शॉर्ट रन इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर कह रहा है लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, और थर्ड कह रहा है नो इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इवन बिफोर लुकिंग एट द पीपीसी, शॉर्ट रन इकोनॉमिक ग्रोथ इज द एक्चुअल वन, जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से होती है, मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी. और लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ आती है पूरा पीपीसी शिफ्ट होने से, प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ने से, पोटेंशियल ग्रोथ, रिसोर्सेज की क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ने से, आउटवर्ड शिफ्ट. और नो इकोनॉमिक ग्रोथ व्हेन यू आर मूविंग अलोंग द पीपीसी. सो ऑप्शन लेट्स सी, के टू एल करेक्ट है फॉर शॉर्ट रन इकोनॉमिक ग्रोथ, 2 बच गई. एम टू एन शिफ्ट है, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ आ गई. एल टू एम सेम कर्व पे है, तो नो इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन बी. किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? No, sir. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. आई जस्ट गिव 10 सेकंड्स पॉज ताकि बच्चे किसी ने पूछना है प्रोसेस करके पूछ ले. थर्ड वन जी, व्हाट डिस्टिंग्विशेस, एक सेकंड, राइट जी. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस द वेरी लॉन्ग रन फ्रॉम द लॉन्ग रन. अब बच्चे ये आंसर पढ़ना शुरू होते हैं और कंफ्यूज होकर गलत चॉइस कर लेते हैं. हाँ बिल्कुल सही है, आप बाय डेफिनेशन जाएं. शॉर्ट रन क्या है जी? अ टाइम पीरियड व्हेन at least one factor of production, ब्रैकेट में हमेशा लिखते थे यूजुअली कैपिटल, रिमेन्स फिक्स्ड. इतना टाइम नहीं कि फैक्ट्रियां लगा लो, नई मशीनरी लगा लो. लॉन्ग रन क्या है? व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, आप मशीनें लगाओ, लेबर लगाओ, जो मर्जी. Very long run when state of technology changes. So the ability to change the state of technology gives you a clear cut distinction between long run and very long run. किसी बच्चे को इस बाय डेफिनेशन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो?
एक्सीलेंट जी, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 4। ये एक कॉमन मिस्टेक क्वेश्चन है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। ऑल्दो आई फाइंड इट नो ब्रेनर्स, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पहली क्लास है, थोड़ा सा दोबारा इनको रिवाइज कर लेते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट है बेटे फैक्चुअल स्टेटमेंट, ट्रू या फॉल्स होना जरूरी नहीं है, बस उसको वेरीफाई किया जा सके, राइट? जैसे पाकिस्तान का कहा जाए जीडीपी ग्रोथ इज 3% पर एनम, हम रिकॉर्ड निकाल के देखें 3% है तो सच्ची स्टेटमेंट है, वरना झूठी है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकती है, तो दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। पाकिस्तान हैज वेरी गुड वेलफेयर, ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन ओपिनियंस, दे कैन नॉट बी वेरीफाइड। वेलफेयर का हर किसी का अपना अपना व्यू पॉइंट है, अपना अपना ओपिनियन है। तो जब भी वर्ड्स शुड, वेलफेयर, डिजायरेबल, इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वो सूद वाला नहीं, इंटरेस्ट जो होते हैं लोगों के, वेल बीइंग, ठीक है, फेयर, अनफेयर, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह के वर्ड्स आए वो नॉर्मेटिव होती है। तो इसमें आप लोग, हमने ढूंढना है विच स्टेटमेंट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ए वो कह रहा है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज मोस्ट इन मोस्ट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इज अनइक्वल। इस पे बाद में आते हैं। द गवर्नमेंट ऑट टू इंक्रीज, और शुड एक ही बात है, जैसे ही ऑ आया शुड आया हमने रिजेक्ट कर दिया। अगली दो स्टेटमेंट्स में भी मुझे शुड नजर आ रहा है। सर B1 is the answer. सॉरी, कौन सा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज मोस्ट इन मोस्ट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इज अनइक्वल। आप अगले साल पढ़ोगे इनकम इनइक्वालिटी या इक्वालिटी का एक मेजर है लॉरेंस कर्व, जीनी कोएफिशिएंट के थ्रू उसको पढ़ेंगे, तो उसकी वैल्यूज से बताया जा सकता है किस कंट्री में इक्वल हैं, फेयर हैं या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हैं। तो ये एक फेयर, एक मतलब कि चेक करी जा सकने वाली स्टेटमेंट है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। सो दिस इज ए। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम में नॉर्मेटिव पॉजिटिव में क्लैरिटी चाहता हूं। गुड इनफ। नंबर 5, व्हाट कुड नॉट कॉज अ शिफ्ट इन एन इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व फॉर गुड जी। ऐसे क्वेश्चन में बिफोर इवन लुकिंग एट द ऑप्शन दो बातें आपने सोचनी है। या तो प्राइस चेंज होगा जिसकी वजह से एक्सटेंशन अलोंग द डिमांड कर्व हो रही होगी, या सप्लाई कर्व जो भी होगा, या फिर ऑपोजिट कर्व शिफ्ट हो रहा होगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा होगा, जिसकी वजह से प्राइस चेंज की वजह से ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी। तो इस केस में हमारे पास डी करेक्ट ऑप्शन है, अ चेंज इन द प्राइस ऑफ जी। कम हुई तो एक्सटेंशन, ज्यादा हुई तो कॉन्ट्रैक्शन, बट अलोंग द कर्व। एडवर्टाइजमेंट विल शिफ्ट डिमांड कर्व टू द राइट। इंडिविजुअल्स इनकम कम हुई है, नॉर्मल गुड थी तो डिमांड गिर जाएगी, एंड वाइस वर्सा। चेंज इन इंडिविजुअल्स टेस्ट, इस केस में भी डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, फैशन टेस्ट का हमने फैक्टर पढ़ा हुआ है। सो ऑप्शन डी। ये इंपॉर्टेंट है कि सबको पता हो कि प्राइस चेंज डज नॉट शिफ्ट डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व फॉर दैट मैटर, एंड सेम गोज फॉर मैक्रो, प्राइस लेवल चेंजेस डज नॉट शिफ्ट ADAS कर्व्स आइदर। लेट्स गो ऑन टू नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, तसल्ली से देखते हैं। Let me the screen get cleaner. The diagram shows the market for sugar, which is initially in equilibrium at price OP. तसल्ली से देखें, OP प्राइस थी, R equilibrium था, M quantity थी. Government then fixes maximum price of OP1. What will happen as a result? सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि मैक्सिमम प्राइस सही जगह लगी हुई है। तो बच्चों क्या ये इफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस है, बिलो इक्विलिब्रियम लगी हुई है? नहीं सर, should be above the equilibrium. सर नीचे ही लगनी चाहिए। बिल्कुल सही लगी हुई है जी। मैक्सिमम प्राइस में इज फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है। सबसे पहले देखें कि सही लगी हुई है। मिनिमम प्राइस ऊपर लगी होनी चाहिए थी, मैक्सिमम नीचे लगती है, ये कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए। तो यस, इट्स ऑन द करेक्ट पॉइंट। अब हमें बाकी देखना है। वो कह रहा है व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट, रिडक्शन इन फार्मर्स रेवेन्यू इक्वल टू PRSP1। फार्मर रेवेन्यू पहले कितना था जी? OPRM। अब रह गया सप्लाई सिर्फ हो रही है OP1SL, रिडक्शन कितनी है? PP1RML। तो ये बात गलत है। पहला ऑप्शन समझ आ गई मैंने क्यों रिजेक्ट किया है। इनिशियल रेवेन्यू हमारा, उसने तो और चीजों को हाईलाइट कर रहा है, यहां से मैं अपना पॉइंटर लेके जा रहा हूं, PRM OPRM, ठीक है। अब है जी P1 पे सिर्फ सप्लाई हो रही है S तक, L पॉइंट तक, सो OP1SL।
जो कम हुआ है P1PRMLS, ये उसने गलत लिखा है, रिडक्शन ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी एक्सपेंडिचर ऑन शुगर, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू सेम चीज है, जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वही फर्म्स का रेवेन्यू होता है। एक्सपेंडिचर ऑन शुगर विल बी इक्वल टू PRMO। PRMO तो बेटे पहले था बिफोर मैक्सिमम प्राइस, तो वो बात भी गलत हो गई। फार्मर्स रेवेन्यू विल बी P1UNO। फार्मर का रेवेन्यू अब कितना है, OP1SL, जितनी चीज बिक रही है वो सप्लाई कर रहे हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस हैज टू बी करेक्ट, प्रोड्यूसर सरप्लस विल बी P1SP2। आप देखो एरिया अबव द सप्लाई कर्व P1 से स्टार्ट हो रहा है, P2 से P2SP1 जी सॉरी, हाँ शामी कह रहे वो उसको एंटर कर देगा। ओके ओके। के बच्चों जरा टाइम पे आया करें, देखिए मुझे आवाज नहीं आई, बच्चों ने बता दी है, वरना आई वुडंट हैव बीन एबल टू इवन हियर। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। एक बार नए बच्चों के लिए मैं दोबारा बता दूं, किसी और को भी प्रॉब्लम हो तो वो भी पूछ सकते हैं। डायग्राम शोज द मार्केट फॉर शुगर which is initially in equilibrium at a price of OP. Government then fixes maximum price of OP1। याद रखिएगा मैक्सिमम प्राइस इज ओनली इफेक्टिव बिलो इक्विलिब्रियम, प्राइस सीलिंग है कंज्यूमर्स की बेनिफिट के लिए, तो सही जगह लगी हुई है। अब आगे चलते हैं, व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट। ऑप्शन डी करेक्ट है, प्रोड्यूसर सरप्लस अब कितना बच गया, सप्लाई हो रही है जी सिर्फ OL अमाउंट, तो P1 P2 P1SP2 लिखा है, P1SP2 ये ट्राइंगल, बाकी सारी हमने चेक की थी, रिजेक्ट की थी। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा हो? Okay, let's move on. Table shows a market, a competitive market in equilibrium in two periods. पहले पीरियड में जी 50 सेंट्स प्राइस थी, क्वांटिटी ट्रेडेड यानी डिमांड सप्लाई मिलके जहां इक्विलिब्रियम बना था, क्वांटिटी ट्रेडेड वाज 10,000, फिर प्राइस भी ज्यादा है, क्वांटिटी ट्रेडेड 12,000 है। व्हाट कुड एक्सप्लेन द चेंज फ्रॉम पीरियड 1 to 2? सोचिए ये बात है कि या तो हमारा डिमांड कर्व राइट, एक ही वजह होती है, डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से क्वांटिटी भी ज्यादा ट्रेड हो रही है और प्राइस भी ज्यादा चार्ज हो रही है। सो ऑप्शन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, उसमें तो हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट पे आ जाएगा। बी हैज टू बी करेक्ट, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। सबको समझ आ गया? सब्स्टिट्यूट महंगा हुआ, पॉजिटिव रिलेशनशिप, हमारी गुड की डिमांड बढ़ी, प्राइस भी बढ़ी और क्वांटिटी भी ज्यादा ट्रेड हो रही है। अब कौन कह रहे हैं लेट मी इन द क्लास, बयान वगैरह। अस्सलाम वालेकुम बयान, साथ काइंडली कम ऑन टाइम, क्योंकि मुझे कभी कभी आवाज नहीं आती, मैं पढ़ा रहा होता हूँ। सो ऑप्शन बी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ी थी तो हमारी ज्यादा प्राइस पे भी ज्यादा डिमांड हो रही है, क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, तो दैट इज करेक्ट। राइट जी, सो शेल वी मूव ऑन, सबको समझ आ गया है? यस यस। नंबर 8 पे चलते हैं जी। व्हाट विच एग्जाम्पल, एक सेकेंड जी सॉरी, या which example of consumer behavior would create consumer surplus? कंज्यूमर सरप्लस क्यों क्रिएट होगा, पहले ही सोच लेते हैं। प्राइस या तो कम हुई होगी, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा हुआ होगा। Option A, when a consumer does not spend all of her income each month. No, it has nothing to do with consumer surplus. That is simply the difference between maximum price they are willing to pay and what they actually pay. Rejected. When a consumer pays less than they are willing to pay for a good, I cannot go further. साफ option है. Consumer is when a consumer pays less than they are willing to pay, तो obviously consumer surplus create हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया? By definition क्वेश्चन था। All right, G. Number 9. A manufacturer reduces the price of its goods after developing a more efficient manufacturing process. It makes leather belts that compete against belts made of artificial material. उसने कोई अच्छा प्रोडक्शन प्रोसेस लगाया, एफिशिएंसी बढ़ाई है, जिसकी वजह से प्राइस वो कम करने में कामयाब हुआ है। तो सिंपली
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ ऑटोमेटिकली. व्हाट आर द लाइकली आउटकम्स ऑफ द चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? सप्लाई ऑफ लेदर बेल्ट्स इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ आर्टिफिशियल बेल्ट, क्योंकि लेदर बेल्ट का वो देखो लेदर बेल्ट सस्ती हुई हैं, आर्टिफिशियल बेल्ट की डिमांड गिरेगी, डिक्रीजेस. तो ऑप्शन सी. सबको क्लियर है तो देख ले आराम से पहले तसल्ली से, ये सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्स का अच्छी तरह समझ ले. ओके बच्चों, दोस्त हु जॉइंड अस लेट, वैसे वीडियो मैंने बोल दिया था लेकिन दोबारा सुन लें. हम इन क्लासेस में इंशाल्लाह हमारे पास 20-21 डेज हैं. मैं आपको 3 साल के पेपर्स इंशाल्लाह हर वेरिएंट करा दूंगा, 21, 20 एंड 19. अच्छे बच्चों, अब 18-19 आप लोग खुद करें, 2018 एंड 19, ताकि 5 साल के क्वेश्चंस हुए हुए हों. 35 papers, we're talking about 1050 MCQs. No reason why you should not get 27 plus correct, inshallah. So सबको clear है 9G. Let's go to number 10. What is likely price elasticity of supply of highly perishable goods, पहली चीज, and goods that have low stocks? ऑटोमेटिकली पेरिशेबल गुड्स मींस प्राइस गिरे, स्टोर में नहीं लगा सकते, प्राइस निकले स्टोर से निकाल के सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, इनइलास्टिक. लो स्टॉक्स पड़े, स्टोर रूम में कुछ नहीं पड़ा हुआ, प्राइस बढ़े तो रिलीज नहीं कर सकते हो, सप्लाई इनइलास्टिक रहेगी दोनों केसेस में. सो सिंपली ऑप्शन डी, पेरिशेबल आइटम्स की भी इनइलास्टिक सप्लाई, और जिन गुड्स के फर्म्स के पास स्टॉक कम होते हैं उसकी भी पेरिशेबल गुड. ओ माय गॉड, एक मिनट जी. अस्सलाम वालेकुम मरूज, आई एम इन द मिडल ऑफ अ क्लास, आई एम सॉरी. मैं 11 बजे फ्री होऊंगा, मैं आपको उस वक्त गाइड करता हूँ. राइट जी. तो सबको क्लियर हो गया नंबर 10? डी ऑप्शन, इन इलास्टिक, दोनों फैक्टर्स इन इलास्टिक कर रहे हैं. अभी ताज़ा ताज़ा पड़ा है P2 के लिए, तो होपफुली एवरीबडी इज गुड. नंबर 11, डायग्राम शोज द इनिशियल डिमांड कर्व D1. अपने माइंड्स में D1 आपका, किसी ने कुछ पूछना है? सॉरी, I thought somebody was asking. ठीक है. And supply curve S1 for steel in the European Union. In 2018, European steel firms experienced rising energy prices. Which diagram shows the likely impact of this? Rising energy prices means cost of production बढ़ रही है, Reventis का factor है, supply curve left पे shift होगा. देखते जाएं, पहले दो तो डिमांड कर्व है. D is the correct option, S1 to S2. सबको क्लियर है बच्चों? I don't want you to make mistakes in these आसान questions. हाँ, कुछ मैक्रो के मुश्किल आ जाएं, कुछ कंपैरेटिव एडवांटेज पे आ जाए, एक आधा गलत इस तरह हो जाए, बात समझ आती है. इस तरह के क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए. So I guess everybody is comfortable. Good. Please be your own best friend. Do ask when there's a problem. Number 12. वो कह रहे हैं जी, the market for wheat is in equilibrium at price P with supply at 40 million tons. Due to a drought, कहत पड़ा in the growing season, supply falls to 20 million. ठीक है. Which immediate action should be taken to maintain equilibrium price at P? गवर्नमेंट क्या करे कि इमीडिएटली हम प्राइस वापस P पे ले आए. नोट कीजिएगा, सप्लाई अगर 20 हो जाती है तो देयर इज अ यू नो क्या उसे कहते हैं, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होएगा, देयर विल बी ए शॉर्टेज. तो शॉर्टेज कम करनी है हमने किस तरीके से? राइट. ग्रांट अ सब्सिडी टू फार्मर्स इक्विवेलेंट टू PP1. सब्सिडी शुड सॉल्व इट, लेकिन इसने PP1 बोला है, जबकि सब्सिडी शुड बी द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, P1 टू P2. तो ये गलत हो गया. इम्पोज इनडायरेक्ट टैक्स इक्विलिब्रियम टू P2. इनडायरेक्ट टैक्स लगने से तो वो इक्विलिब्रियम ऊपर जाके जहां P2 प्राइस है वहां सप्लाई कर्व आ जाएगा, उससे शॉर्टेज नहीं पूरी होगी. यस, इक्विलिब्रियम आ जाएगा लेकिन शॉर्टेज पूरी नहीं होगी. सी है जी, प्लांट मोर वीट टू इंक्रीज सप्लाई टू 40 मिलियन टन्स. गुड आइडिया, बट दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. इमीडिएटली कैसे सॉल्व होगा? यूज एग्जिस्टिंग स्टॉक्स ऑफ वीट टू इंक्रीज सप्लाई बाय 20 मिलियन टन्स. जो बफर स्टॉक में वीट पड़ा है रिलीज कर दो. ऑप्शन डी इज करेक्ट. बताइए किसी को मसला हो, आई एम हैप्पी टू हेल्प. अच्छे अच्छे तैयार लग रहे हैं. सॉरी, बोलें शायान.
यस तो मुझे शयान, उसका पी पहले बता दो, लेकिन ये पी ये आपकी आवाज बहुत पी कट पी रही है। वन के बारे में आपने क्या बोला था? सब्सिडीज कितने तीन रहा था? देखो सब्सिडी, देखो 20 मिलियन पे हम हैं, ठीक है। कितना शॉर्टेड है? 20 से 40। तो कितनी सब्सिडी देनी पड़ेगी कि सप्लाई कर्व जहां डिमांड कर्व 40 पे है इस पॉइंट तक लाएं हम, इस पॉइंट तक P1 के ऊपर यहां इक्विलिब्रियम बनाए ना, तो उसके लिए कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व P1 टू P2। समझ रहे? यस, मुझे आ गया। पी टू ओके, तक जानी पड़ेगी। एनीवन एल्स? ओके, नंबर 13 ओ बाय डेफिनेशन है। लेट्स सी जी, किसको पीडी का फॉर्मूला नहीं आता? Anyone in this class who does not know PED formula? I'm sure everybody knows what is used to calculate the price elasticity of demand. Option D, percentage change in quantity demanded over percentage change in price. So simple definition से after a series of poor harvests, बुरी फसलें हुई हैं, काफी साल सीरीज हुई है, a government imposes an effective maximum price on cereal. मैक्सिमम प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम लगाई उन्होंने। इफेक्टिव का वर्ड ये बता रहा है। व्हाट वुड बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस पॉलिसी? बिफोर गोइंग फर्दर, शॉर्टेज पैदा हो जाएगी, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, ब्लैक मार्केट्स बन जाएंगी, हमने सब पढ़ा हुआ है। वो नंबर ए कह रहा है जी, बोथ रिच एंड पुअर पीपल वुड सेटिस्फाई देयर डिमांड्स इक्वली। नॉट करेक्ट, शॉर्टेज है, सप्लाई थोड़ी है, तो दोनों को चीजें नहीं मिलेंगी। illegal buying and selling through a black market would be prevented. Prevented नहीं, वो तो पैदा होना शुरू हो जाएगी। Rationing would be necessary to ensure a fair distribution of cereals. Yes, this is correct. Market would fail to clear, leaving a surplus of cereals. नहीं, surplus नहीं, shortage होगा, तो option C, rationing, first come first serve या political preferences पे fair distribution आप decide करवाएंगे। Anyone G who is struggling here? नंबर 15, व्हाट वुड बी अ ट्रांसफर पेमेंट? किसी को ट्रांसफर पेमेंट का पता ना हो इस क्लास में, ओके? ट्रांसफर पेमेंट इज व्हेन मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन अर्नर टू अ नॉन अर्नर। गवर्नमेंट भी करती है, हर कोई, आपके फादर भी जब आपको एक पॉकेट मनी देते हैं वो एक ट्रांसफर पेमेंट है। सो इट्स टेकन फ्रॉम अर्नर्स एंड गिवन टू नॉन अर्नर्स। पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, gifts of cash by grandfather to his grandson on birthday, something like that, ये सब ट्रांसफर पेमेंट्स में आ जाती हैं। तो आपकी जितनी ये चाइल्ड बेनिफिट्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, पेंशंस हैं, लो इनकम सपोर्ट स्कीम्स हैं, सब ट्रांसफर पेमेंट्स हैं। सो सिंपली ऑप्शन कौन सी आ रही है? द पेमेंट मेड टू अ रिटायर्ड पर्सन इन द फॉर्म ऑफ अ पेंशन, ऑप्शन सी। बाकी सारी अर्नड इनकम्स होंगी या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सबको क्लियर है? Okay. Number 16. The government redistributes incomes by raising the top rate of income tax. जो highest bracket थी टैक्स की, highest earners के ऊपर जो रेट लग रहा था टैक्स का, प्रोग्रेसिव होता है इनकम टैक्स, उन्होंने उसको बढ़ाया है। And using the money raised to finance additional benefits to students and unemployed, income gaps कम करना चाह रहे हैं, redistribute करना चाह रहे हैं। Under which condition will total spending in the economy increase the most? तसल्ली से देखिए, हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ इनकम टैक्स का रेट उन्होंने बढ़ाया, फिर वो पैसा गरीबों को दे दिया, स्टूडेंट्स को, अनएम्प्लॉयड को। कब ये टोटल स्पेंडिंग बढ़ाने में मोस्ट सक्सेसफुल होगा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेफ्ट साइड पे है, इन इलास्टिक होगी तो टैक्स बढ़ने के बावजूद लोग स्पेंड करते रहेंगे। तो हमें इन इलास्टिक वाली दो ऑप्शंस बच गई, सी एंड डी। प्राइस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर स्टूडेंट्स एंड अनएम्प्लॉयड, उनकी क्या होनी चाहिए कि इनकम बढ़े तो वो ज्यादा स्पेंड करें अपनी इंक्रीज इनकम का। इन केस ऑफ रिच, इनकम बढ़ने के बावजूद वो छोड़े ना, कम रोकें अपनी स्पेंडिंग को। तो उस केस में इनइलास्टिक, इस केस में इलास्टिक होनी चाहिए, वाई डी। सो ऑप्शन सी। सबको समझ आ गई है बच्चों या कहीं कंफ्यूजन? हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट को उन्होंने बढ़ाया, इनकम इलास्टिसिटी शुड बी यू नो, क्या उसे कहते हैं, लो, ठीक है,
ताकि वो स्टिल खर्चा करता रहे, इनकम गिरने के बावजूद खरीदते रहें चीज़ें, उससे स्पेंडिंग बढ़ेगी। और साथ में पुअर की इनकम इलास्टिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए। थोड़ी सी भी इनकम बढ़ेगी, ज़्यादा वो सर ये स्पेंड बी कर नहीं देंगे। होगा? सॉरी, सर इसका आंसर बी नहीं होगा? क्या होना चाहिए? सर जो इनकम इलास्टिसिटी जो टॉप डिमांड ऑफ टॉप रेट ऑफ इनकम जो है सर टैक्स पेयर की, वो इनइलास्टिक होनी चाहिए ना? इनइलास्टिक होनी चाहिए, क्योंकि सर वो इनकम लेस देन कम 1 हो नहीं रही है, होगा? उसके बावजूद भी वो खर्चा ना छोड़े। टैक्स लगने से उनकी इनकम कम हो रही है, रेज हुआ ना टैक्स, फिर भी ना छोड़े खरीदना। तो सर इसमें ऑप्शन बी नहीं आएगा? ऑप्शन डी नहीं, लोअर वालों की इनकम इलास्टिक डिमांड होनी चाहिए, इनकम बढ़े, ज्यादा स्पेंड कर रहे। मैं सर ऑप्शन बी की बात कर रहा हूँ, बी फॉर बॉल। बी क्यों होनी चाहिए बेटे? देखो, टैक्स लगेगा, उनकी इनकम्स गिरेंगी, वो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कम कर देंगे, तो स्पेंडिंग कम हो जाएगी इकोनॉमी में। अमीरों पे टैक्स लगेगा, इनकम गिरेगी, वो जी बहुत ज्यादा छोड़ देंगे, समझ गया ना? तो हमारी अमीरों के लिए इस वक्त इनइलास्टिक होनी चाहिए, गरीबों के लिए इलास्टिक, क्योंकि गरीबों के पास इनकम आ रही है, अमीरों की इनकम जा रही है। आर यू फॉलोइंग? ओके। Anybody else who has a question here? It's a good question. सर जी एक बार रिपीट कर। अच्छा, पहले सारी कहानी क्या है? हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जो अमीर दे रहे थे, लेट्स से मिलियन से ऊपर जिसकी इनकम है पाकिस्तान में पर मंथ, उसके ऊपर 35% इनकम टैक्स रेट था, उन्होंने 50% कर दिया कि मिलियन से ऊपर जो कमा रहे हो, पहले 35% देते थे, अब 50% देंगे। अब उनकी इनकम गिरी है, अगर डिमांड इनकम इलास्टिक होगी तो वो खर्चा बहुत कम कर देंगे। इनकम इन इलास्टिक है तो चीजें खरीदते रहेंगे, स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। सेम वे, गरीबों के पास पैसा आएगा, उनकी डिमांड अगर इनकम इलास्टिक है, इनकम बढ़ने से वो बहुत खर्चा करेंगे, दोनों केसेस में इकोनॉमी में स्पेंडिंग मोस्ट बढ़ जाएगी। गॉट इट? एवरीवन सेटिस्फाइड? समझ आ गया? जी सर। ओके। अब व्हाई डू आई गेट अ फीलिंग कि कुछ बच्चों को समझ नहीं आया? चलें चलें, देख लेते हैं, अगर किसी को हुआ तो पूछ लीजिएगा प्लीज। नंबर 17, ये गवर्नमेंट विशेस टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ हाउसेस, इट pays a subsidies to brick manufacturer to increase supply of bricks to S2. Diagram shows the supply and demand for bricks. Which size of subsidy per unit is required to increase supply to S2? हमेशा vertical distance between two supply curves। आप देखोगे S1 से S2 नई क्वांटिटी पे, कैसे S2 पे हम आएंगे? P1 टू P3 सब्सिडी देंगे, ऑप्शन सी, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व। टोटल सब्सिडी पूरा वो एरिया बन जाएगा, और सिर्फ अगर पर यूनिट देख रहे हैं जिसमें से इसमें उसने पूछा हुआ है, तो P1 से P3 तक। सबको क्लियर है? हमने बहुत सारे ग्राफ्स किए हुए हैं, सबको 100% क्लियर है? अब देखिए उनमें आपका क्वेश्चन, व्हाई इज नेशनल डिफेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट? इट्स अ पब्लिक गुड। सो इन अ फ्री मार्केट, ऑप्शन बी, इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन ड्राइबल, ऑप्शन बी। समझ रहे हो मेरा बेटा? ये पब्लिक गुड है, यस। कोई जरूरत नहीं है गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। पब्लिक गुड, स्ट्रीट लाइट बैरियर टाउन में मलिक रियाज की बैरियर टाउन एंटरप्राइज प्रोवाइड करी, बिकॉज वो हमसे टैक्स चार्ज कर रहे हैं, घर के साइज के मुताबिक टैक्स ले रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर सकता है अगर उसके पास प्राइस चार्जिंग मैकेनिज्म हो कोई, नॉर्मली नहीं होता, इसलिए वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। समझ आ गया? तो गवर्नमेंट का प्रोवाइड करना शर्त नहीं, और फ्री होना भी शर्त नहीं, टैक्स के पैसे से बनती है, फ्री नहीं होती है। गॉट इट बच्चों? सबको क्लियर हो गया? सो नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल होने की वजह से डिफेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बिकॉज इट्स अ पब्लिक गुड। सब बच्चों को क्लियर है? आई जस्ट वांट टू 100% बी श्योर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेजॉरिटी ने मुझे जो फ्री लंचेस का दिखा बताया अपना आंसर, वो गलत था, प्राइवेट गुड उसको नहीं माने। ओके जी, नंबर 19, which statement about a rise in general price level in a country is correct? It is likely to create economic winners and losers in the country. This is correct. जिनके पास एसेट्स थे, प्रॉपर्टी थी, गोल्ड था, शेयर थे, वो अमीर हो गए। जिनकी फिक्स्ड इनकम्स थी, सेवर्स थे, अनएम्प्लॉयड थे, बेनिफिट्स वगैरह पे, ओल्ड एज पेंशन पे थे, वो मजीद रियल इनकम उनकी गिर गई। तो यस, इट क्रिएट्स इकोनॉमिक विनर्स एंड लूजर्स। बी, इट इज नेवर एक्सेप्टेबल टू मॉडर्न गवर्नमेंट्स। नहीं, राइज इन जनरल प्राइस लेवल कितना एक है? अगर पहले डिफ्लेशनरी पीरियड था और अब इन्फ्लेशन आ रही है या 1 to 2% तो आइडियल। सो इट्स रॉन्ग, बी इज इनकरेक्ट, हमेशा अनएक्सेप्टेबल नहीं होती। इट मीन्स
that no goods have fallen in price. मैंने बताया था एक बास्केट की प्राइस जो है वो बढ़नी चाहिए, नॉट एवरी गुड. कुछ चीज़ें सस्ती भी हो रही हो, पाकिस्तान में कुछ चीज़ें सस्ती हो रही हैं, लेकिन महंगाई तो आ रही है ना. तो सी इज रिजेक्टेड. इट मस्ट मेक एवरेज सिटीजन पुअर. पुअर, ठीक है. एवरेज सिटीजन डिपेंड करता है कि उस कंट्री की एवरेज इनकम कितनी है. अमीर कंट्रीज जो है वो इतना फील नहीं करेंगे, गरीब कंट्रीज यस. सो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट होगी, 100% नहीं है. ए इज करेक्ट. लाइकली टू क्रिएट इकोनॉमिक विनर्स एंड लूजर्स इन अ कंट्री. जी एनीवन, एनी क्वेश्चंस? गुड. टर्म्स ऑफ ट्रेड पे बात आ गई है. कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज फ्रॉम 100 to 95. जिन बच्चों को याद नहीं है या पढ़ा नहीं था, टर्म्स ऑफ ट्रेड आर द रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स इन कंपैरिजन विद इंपोर्ट्स इन इंडेक्स फॉर्म. अगर हमारी 100 से 95 आई हैं, इसका क्या मतलब है? या इंपोर्ट्स महंगी हो गई हैं या एक्सपोर्ट सस्ती. कुछ ऐसा हुआ कि रिलेटिवली इंपोर्ट्स आर एक्सपेंसिव. तो लेट्स सी जी, ऑप्शन ए, डेप्रिसिएशन ऑफ द कंट्रीज करेंसी. एक्सपोर्ट सस्ती हुई, इंपोर्ट्स महंगी, यही करेक्ट है. सबको समझ आ गया? बी रिजेक्ट करते हैं. रिडक्शन इन इंपोर्ट टैरिफ्स. इंपोर्ट टैरिफ्स जब आप हटाओगे तो उससे हमारी इंपोर्टेड गुड्स सस्ती हो जाएंगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छी हो जाएंगी. राइज इन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, उससे भी टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छी होंगी. इकोनॉमी पे असर नहीं देखना, सिर्फ टर्म्स ऑफ ट्रेड तक जाना है. इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, उससे हमारी करेंसी अप्रिशिएट होती है, टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन हो जाती हैं. सो ऑप्शन ए, डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी विल मेक एक्सपोर्ट्स चीपर, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, टर्म्स ऑफ ट्रेड 100 से 95 पे आ जाएंगी. एनीवन स्ट्रगलिंग? नंबर 20. जी जी जी. जी इसका आंसर बी नहीं होगा. बेटे टैरिफ आपने हटाया, इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगी मेरे बेटा? महंगी या सस्ती? सस्ती हो जाएगी. तो हाँ, इंपोर्ट सस्ती होने से भी हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होती हैं. एक सेकंड जी. डेप्रीसिएशन से तो हाँ, हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटे खराब करानी है. इंपोर्ट सस्ती होने से टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छी होती है. जी 100 से 95 पे है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमने वर्सन करवानी है, तो हैज टू बी ए. डेप्रीसिएशन ऑफ द करेंसी मेक एक्सपोर्ट्स चीपर, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, तो रिलेटिवली अब इंपोर्ट्स महंगी हो गई, नीचे आ गई. सो बी इज नॉट करेक्ट. यामीन समझ आई बात? जी सर. Yes, let's move on. 21. A country replaces the floating exchange rate system with a managed floating exchange rate system. Which statement is correct? पहले फ्री फ्लोट पे छोड़ा हुआ था डिमांड सप्लाई पे, अब मैनेज फ्लोटिंग अपर एंड लोअर लिमिट्स लगा दी हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Its central bank would have to intervene more frequently in the foreign exchange market. This has to be correct, लेकिन अभी वेट करते हैं, बाकी देखते हैं. Its central bank would need to hold fewer foreign currency reserves. पहले फ्री फ्लोट पे था, उन्हें रिजर्व्स नहीं चाहिए थे, अब उनको रिजर्व्स चाहिए, तो ये गलत हो गई. वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी वुड बी डिटरमिन्ड बाय इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स. वो फ्री फ्लोट में होता है. डी जी, द वैल्यू ऑफ करेंसी वुड बी डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर. वो पेग्ड एक्सचेंज रेट होते हैं. सो ओनली ए इज करेक्ट. सेंट्रल बैंक को अब उन लिमिट्स के अंदर रखने के लिए फ्रीक्वेंटली इंटरवीन करना पड़ेगा थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आवर करेंसी थ्रू द रिजर्व्स और चेंजिंग इंटरेस्ट रेट्स. 21 सबको क्लियर? अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे ग्रुप में बात करें. यही तो अपना साथ मैं कह रहा था कि पब्लिक गुड्स नहीं थी. पब्लिक गुड्स नहीं थी, वो फ्री जो फूड दे रहे थे वो प्राइवेट गुड थी. इसलिए जिन बच्चों ने पब्लिक गुड्स को लिखा है वो गलत है. आप सही थे. इज दैट द क्वेश्चन? अच्छा नहीं, पब्लिक और किसी और ने पूछा है. पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल. हाँ जी शायद. पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल. फ्री स्कूल लंचेस आर एक्सक्लूसिव टू स्टूडेंट्स ओनली. व्हाई वुडंट बी अ प्राइवेट? इट इज अ प्राइवेट गुड. ठीक है ना, आपने सही किया. अच्छा या आपने ठीक किया. साथ बोल रहे थे कि पब्लिक गुड है. सिर्फ कोई पब्लिक गुड लिख सकते थे. अब बेस्ट आंसर वुड हैव बीन क्वाज़ी पब्लिक गुड, लेकिन आपको देखो लेवल्स है ना. जिसने खाली प्राइवेट गुड पे किया है उसको भी शायद 4 मार्क्स दे दे सीआई, डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल यू नो कैरेक्टराइज्ड इट. जिसने क्वाज़ी किया है उसको भी 3 to 4 मिल जाएंगे. जिसने यू नो प्राइवेट गुड करके उसको मेरिट गुड तक लेके गया है वो भी ठीक है. सो देयर आर मोर देन वन आंसर्स. ठीक है. और जिसने पब्लिक किया वो फिर घर जाएगा. सॉरी. सर मैंने तो पार्शियल किया हुआ है. क्वाज़ी इज गुड. क्वाज़ी इज गुड. प्राइवेट इज गुड, लेकिन पब्लिक गुड किसी से. सॉरी.
सर अगर उसमें था कि पब्लिक है कि प्राइवेट, हमने अगर दोनों को एक्सप्लेन करके प्राइवेट और पब्लिक गुड को और फिर लिख दिया हो कि पब्लिक गुड है, तो इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आपने कोई जज किया था उन कैरेक्टरिस्टिक पे शायद एक सर मार्क मिल बताया जाए। आपने जज किया था कि ये एक्सक्लूडेबल है, हेंस प्राइवेट जी गुड। सर, दोनों को बताया था मैंने कि पब्लिक गुड्स एक्सक्लूडेबल होते हैं नहीं, और क्या आपने इस केस नॉन में बताया ड्राइवर था, वगैरह। इस केस में बताया था कि एक्सक्लूडेबिलिटी है? सो उनकी एक तरह से उन दोनों पब्लिक और प्राइवेट की मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी थी, उसको रिलेट नहीं किया था पहले, फिर लास्ट सेंटेंस में रिलेट किया था कि पब्लिक गुड है ये। देखो इन मार्क स्कीम में नॉर्मली क्या होता है कि 1 मार्क फॉर डेफिनेशंस, ठीक है, यानी फीचर्स, एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी वगैरह, 1 मार्क तो आप ले जाओगे। आई डोंट थिंक सेकंड मिलेगा बेटे, ठीक है। सो 1 के ऊपर नहीं मिलेगा 4 में से, ठीक है, बिकॉज द आंसर इज रॉन्ग ना। लेट्स सी जी, नंबर 22, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अ डीवैल्यूएशन ऑफ एन इकोनॉमीज फॉरेन एक्सचेंज रेट? एक कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज रेट नीचे गई है, इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन डोमेस्टिक करेंसी विल फॉल, नहीं महंगी हो जाएंगी। प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन डोमेस्टिक करेंसी विल राइज, बी हैज टू बी करेक्ट। प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन फॉरेन करेंसी विल फॉल, नहीं। प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन फॉरेन करेंसी विल राइज, नहीं। फॉरेन करेंसी में तो वो तो प्राइस वही रहेगी ना, हमारी करेंसी नीचे गई है तो इंपोर्ट्स हमारी महंगी हो जाएंगी, ऑप्शन बी, राइज हो जाएंगी। ठीक है जी, सबको क्लियर है? Okay, anyone, any questions? I guess not. 23G. A country has a deficit on the current account of its balance of payment. What might help the country to reduce its deficit? Deficit है, उसको क्या कर सकता है? या कोई expenditure dampening policy होगी, यानी reducing, या expenditure switching. Decrease in rate of income tax, इससे तो बहुत ज़्यादा imports होंगी, गलत policy है. Decrease in tariff से भी import सस्ती, बहुत demand, गलत policy. Increase in the level of employment, रामीन आप ज़रा समझ लीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट मीन्स ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से जॉब्स कम हो रही है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, इसका मतलब है इनकम्स बढ़ी हैं, तो इंपोर्ट ज़्यादा, ये भी रिजेक्टेड। इंक्रीज इन सब्सिडीज टू एक्सपोर्टर्स, ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट सस्ती हुई, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, वो लो प्राइस करके इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव होकर ज़्यादा बेचेंगे। सो 23 डी। सर जी जी जान, इंक्रीज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ये भी मतलब नहीं होगा कि टैक्स पे बेस इंक्रीज हो जाएगी तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, उससे नहीं करंट अकाउंट का बैलेंस सरप्लस में जाएगा? सर आप बजट को सरप्लस करवा रहे हैं, करंट अकाउंट की बात करें। करंट ठीक अकाउंट, है, यस करंट ठीक है अकाउंट ना, है, वो ठीक है। हाँ करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं। सो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक था, लेकिन बजट के बारे में, नॉट अबाउट करंट अकाउंट, ठीक है। सो ऑप्शन डी रिमेन्स द सेम। अगेन मैं एक बार बता दूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, इनकम टैक्स कम करने से भी इनकम ज़्यादा, डिस्पोजेबल इंपोर्ट ज़्यादा। टैरिफ कम करने से भी इंपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट ज़्यादा। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने से भी इनकम ज़्यादा, इनकम इलास्टिक डिमांड होती है, इंपोर्ट्स की ज़्यादा करेंगे। डी, इंक्रीज इन सब्सिडीज टू एक्सपोर्टर्स, अपने एक्सपोर्टर्स को आपने सब्सिडाइज करके इंटरनेशनल मार्केट में एक अनफेयर एडवांटेज दिया, वो ज़्यादा बेच सके, डेफिसिट कम हो जाएगा। इस ग्राफ पे अच्छी बात है, आगे आई वांट टू डिस्कस दिस वन विद यू। द डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग अ टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड एक्स इनटू कंट्री वाई। अब अगर आप देखो, पहले था एस एक्स वर्ल्ड प्लस टैरिफ $20 पे, और जब टैरिफ हटा दिए सप्लाई एक्स वर्ल्ड $10 पे, स्ट्रेट लाइन आ गई है। व्हाट इज द वॉल्यूम, नंबर बताना है हमने, अमाउंट नहीं, यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी नहीं करना। व्हाट इज द वॉल्यूम इन मिलियन यूनिट्स ऑफ द एक्स्ट्रा इंटरनेशनल ट्रेड क्रिएटेड बाय रिमूविंग द टैरिफ? जब टैरिफ लगा हुआ था 20 का, तो आप ज़रा मेरे माउस पॉइंटर को फॉलो करें, हमारे सप्लाई डोमेस्टिक सिर्फ 10 थी, जबकि लोकल डिमांड वो 17, 10 to 17 यानी $7 मिलियन की इंटरनेशनल ट्रेड हो रही थी। सबको ये बात समझ आ रही है? बिफोर टैरिफ, टैरिफ से पहले $20 की प्राइस पे पहले सप्लाई कर्व आया, सिर्फ 10 मिलियन यूनिट्स लोकल फर्म्स बेच पा रही थी, और इंपोर्ट्स हम, बाकी डिमांड थी 17 डोमेस्टिक, 7 मिलियन हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था फ्रॉम 10 to 17, जो शॉर्टेज थी 7 मिलियन की। अब 10 पे प्राइस आई है, टैरिफ हट गया, तो लोकल फर्म सिर्फ 8 मिलियन बेच पा रही हैं, सप्लाई देखो हमारी, और डिमांड अब 20 मिलियन है, तो 12 मिलियन का
हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही, तो इंटरनेशनल ट्रेड कितनी क्रिएट हुई? 7 मिलियन से 12, ऑप्शन बी। सब बच्चों को समझ आ गया? 5 मिलियन हमें और इंपोर्ट करनी पड़ेगी। Anyone who's struggling here, it's a slightly tough question. Wow. Let's move on, G. Number 25. Which item should be recorded in the financial account of a country's balance of payment? Financial account में FDIs आती हैं, foreign direct investments, inward outward, multinationals का पैसा, portfolio investment यानी shares हमने बाहर की कंपनीज का खरीदे या बाहर वालों ने हमारी कंपनीज का खरीदे, उसका पैसा in and out. अदर फाइनेंशियल फ्लोज यानी स्पेकुलेटर्स का पैसा हमारे बैंक्स में, हमारा पैसा बाहर के बैंक्स में अच्छे इंटरेस्ट की तलाश में, और आखिरी में रिजर्व्स एंट्री। तो इसके अंदर लेट्स सी, फॉरेन एड बाय चाइना, दिस विल बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट बाय मिडिल ईस्ट, हाँ, so investment by Middle Eastern oil producing countries through the purchase of land and property assets in Europe, ये possible है। payments by the USA to other countries which house American military bases, ये भी करंट अकाउंट में है, सेकेंडरी इनकम्स में। सी, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, ये भी प्राइमरी इनकम्स में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी, मिडिल ईस्टर्न ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थ्रू परचेज ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी एसेट्स इन यूरोप, ये आपका कैपिटल में और फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, तो दिस इज द करेक्ट ट्रांजैक्शन। समझ आ गया? एनीवन हु हैज अ प्रॉब्लम विद बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक बार रिवाइज कर लेना, वैसे अभी आपने ताज़ा ताज़ा किया, इंशाल्लाह सही होगे, बट स्टिल। नंबर 26 जी, table shows a country's consumer price index for March and April 2018. मार्च में 151.3 थी, अप्रैल में 148.6। इसका मतलब है डिफ्लेशन आई है by about 3.3 index points. Which statement correctly describes what happened between these 2 months? There was a decrease in annual rate of inflation. We cannot say that एक महीने का है, सारा साल का हम नहीं बता सकते, सिर्फ मार्च और अप्रैल का ही है। There was a decrease in real interest rate. एक मिनट जी, इन्फ्लेशन कम हुई है, रियल इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गया होगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया होगा। देयर वाज एन इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, दिस इज 100%। हमारी डिफ्लेशन जब आती है तो रियल वैल्यू ऑफ मनी, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो ऑप्शन सी। देयर वाज एन इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर जज्ड बाय रियल जीडीपी पर हेड, नॉट बाय इन्फ्लेशन, सो ऑप्शन सी। जी मेरा बेटा, किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर वो पूछता कितनी डिफ्लेशन आई है, तो आप CPI 2 यानी 148.6 माइनस CPI 1 151.3 ओवर 151.3 इंटू 100 करते, कोई 2 पॉइंट सम परसेंट डिफ्लेशन आ जाती इस महीने में। बेटे सबको क्लियर है? प्लीज़ बता दें अगर कोई मसला है। वी हैव मैनेज टाइम टू इफेक्टिवली बिकॉज आई डिड नॉट इन्वॉल्व यू गाइज, सो अभी हमारे पास 14 मिनट है इफ यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन और प्रीवियस वंस। राइट, 27 diagram shows the rate of inflation over time in 4 countries. Which country has a rising real value of money? जिसमें डिफ्लेशन है, तो ऑप्शन डी, 0 से नीचे जा रहा है। बाकी सब में इन्फ्लेशन रेट स्लो हो रहा है, नीचे नहीं, 0 से नीचे नहीं आया, पॉजिटिव में है, सब जगह इन्फ्लेशन है। ए में बड़ी स्पीड से, बी में थोड़ी स्पीड से बढ़ रही है, सी में और थोड़ी स्पीड से बढ़ रही है, वही जो हम ग्राफ करते हैं। अलबत्ता डी में 0 से नीचे मुसलसल, तो डिफ्लेशन आई हुई है, और एज अ रिजल्ट हमारे मुल्क में रियल वैल्यू ऑफ मनी, परचेजिंग पावर बढ़ रही है। सबको क्लियर है बच्चों? Okay, G, let's move on to the last few. Table shows the consumer price index for an economy expressed as an index number. CPI 2016 में 100 था, फिर 103, 101, 97 डिफ्लेशन आ रही है। 2017 के बाद which action is the government most likely to take to achieve price stability? Before going further, हमने डिफ्लेशन को वापस ऊपर लाना है, प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए तो कोई एक्सपेंशनरी पॉलिसी होनी चाहिए। अप्रिशिएट द एक्सचेंज रेट, रिजेक्टेड। इससे एक्सपोर्ट महंगी, इंपोर्ट सस्ती, डेफिसिट और बढ़ेगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और गिरेगी, मजीद डिफ्लेशन आएगी। डिक्रीज द बजट डेफिसिट, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पहले से कम हो रही है, टैक्सेस ज़्यादा ले रहे हैं, इनकम्स कम, तो उसके रिजल्ट में हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो रही है, हमें डिफ्लेशन कम करनी है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है, गलत हो गया। इंक्रीज द मनी सप्लाई हैज़ टू बी करेक्ट, इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कॉन्ट्रैक्शनरी है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सब बच्चों को क्लियर है?
Yes, sir. ओके, चलें जी, अब आखिरी 2 क्वेश्चन हैं, बच्चों से करवाते हैं, बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया आज। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी रिड्यूस्ड बाय, ओह गुड क्वेश्चन लग रहा है मुझे, मैंने एक बार करवाया था, मुश्किल क्वेश्चन था, बाय फॉलिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। नहीं, अभी मैं आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, लेट्स डू इट वंस। अगर ये वही क्वेश्चन तो ये टफ क्वेश्चन था। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी रिड्यूस्ड बाय फॉलिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी है जी आउटपुट पर वर्कर, एफिशिएंसी। फॉलिंग लेबर प्रोडक्टिविटी मींस लेबर पहले से इनएफिशिएंट हो रही है, पर वर्कर कम यूनिट्स बना रहे हैं, तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी रिड्यूस्ड बाय फॉलिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, हमारी मुल्क में लेबर प्रोडक्टिविटी कम हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, उनकी डिमांड गिरेगी, इंपोर्ट्स हमें सस्ती लगेंगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट मजीद बढ़ जाएगा। उसने कहा जी रिड्यूस होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आई तो वैल्यू ऑफ मनी गिरेगी, इंटरनल मीन्स विद इन द कंट्री, तो ये गलत हो गया। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इससे भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट आती है, एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, गलत। रेट ऑफ डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिड्यूस क्या होना चाहिए, हाँ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा नहीं पड़ेगा, इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस हो रही है, सॉरी बी इज करेक्ट। जी जी जी, ये क्योंकि इन्फ्लेशन आ रही है, इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस हो रही है, उसने कहा था रिड्यूस, मैं जरा गलत सर प्रोसेस इसका कर सी क्यों नहीं होगा? मुझे बताएं, जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है लेबर प्रोडक्टिविटी कम होने से, ठीक है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा, कम होती है बढ़ती है? बढ़ती है ना, तो गलत हो गया, बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन भी आ रही है, ट्रेड डेफिसिट भी आ रहा है, अलबत्ता मनी की वैल्यू, रियल वैल्यू, इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी, परचेजिंग पावर, वो कम हो रही है। समझ आ गया ना महंगाई आने से, इसलिए मैंने खुद कर दिया, जरा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, वर्डिंग ट्रिकी थी। किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो प्लीज? सर अगर लेबर प्रोडक्टिविटी फॉल कर रही है तो फर्म्स को ज्यादा लोग एम्प्लॉय नहीं करने पड़ेंगे दोबारा उसी लेवल तक पहुंचने के लिए, आउटपुट तक। एक मिनट, लेबर प्रोडक्टिविटी जब फॉल होती है तो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी भी गिरती है बेटे, ठीक है ना, फॉल करे ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्राइसेस बढ़ती हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड भी गिरती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। जी सर। या नंबर 30 जी, a government spends money building more schools, how might this be classified? शॉर्ट रन में फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, लॉन्ग रन में सप्लाई साइड है, तो ऑप्शन ए मॉनेटरी, ये बिल्कुल नहीं है, ये हम बड़ी दफा कर चुके थे, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लें प्लीज, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैटेगराइजेशन थी। No issues बच्चा, तो we have like 9 minutes to go, we can close the class, or if you want to ask any questions, anything else, most welcome. Okay जी, let's just finish the recording, आप लोग चलें, ठीक है, जा सकते हैं मेरी तरफ से, no worries at all। जी जी सॉरी, ये सर कौन सी ईयर का पेपर? ये बेटे मैं आपको बताया, मैं 21 कराऊंगा, ये मार्च 21 था, पहले 7/21 के करेंगे, हाँ मार्च 21 था, और फिर हम साथ करेंगे 20 के पे 19 के, 18 और 19 बेटे आप लोग शुरू कर दो पीछे से, ठीक है ना।